तो चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो ये आंदोलन जो है उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए 1970 में, ठीक है ना, आरंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन, ठीक है ना। और इसमें हम ना क्या देखें कि लोगों ने क्या किया था कि कोई पेड़ों को ना काट सके, इसलिए पेड़ों को क्या कर दिया, आलिंगन कर लिया, पेड़ों को क्या कर दिया, गले लगा लिया, पेड़ों से चिपक गए। और इसी आलिंगन कर दें, गले लगाने को ही क्या कहा, जो ये चिपक गए, उसी के नाम पर इस आंदोलन का नाम बन गया चिपको आंदोलन, ठीक है ना। और इस चिपको आंदोलन के पीछे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चिपको आंदोलन की जो पारिस्थितिक पृष्ठभूमि है उत्तराखंड की, ये सबसे बड़ा कारण है। आंदोलन हुआ कब? 1970 के दशक के प्रारंभ है। और 1970 में हम बात करें दोस्तों, तो 1970 में उत्तराखंड यानी कि उस समय का उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा या बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था। और उस बाढ़ के बाद जिस प्रकार से नुकसान हुआ, जिस प्रकार से क्षति हुई, चाहे वो मानव की, चाहे वो पर्यावरण की, ठीक है, उन क्षति को देखते हुए क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने वृक्षों की महत्ता को समझा और समझा कि किस प्रकार से वृक्ष जो हैं वो प्रकृति के लिए या मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है ना। तो आइए पहले उस घटना के बारे में देखें कि 1970 में वो कौन सा भयंकर बाढ़ था और उसके बाद क्या क्या उसकी परिणाम हुए, जिसके बाद लोगों ने आंदोलन, ये वृक्षों के बारे में समझा, वृक्षों की महत्ता को समझा। तो मामला था दोस्तों 1970 में भयंकर बाढ़ का अनुभव कर चुका था कौन? आपका यह क्षेत्र, ठीक है। इस बाढ़ से लगभग 400 किलोमीटर दूर तक का इलाका जो था वो ध्वस्त हो गया था। 5 बड़े पुल, हजारों मवेशी, लाखों रुपए की लकड़ी, ईंधन सभी बर्बाद हो गए थे। और बाढ़ के पानी के साथ बही गाद इतनी अधिक थी कि 350 मीटर लंबी ऊपरी जो गंगा नहर के 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो था वो पूरी तरह से अवरोध हो गया था, जिससे 8.5 लाख एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गई थी और 48 मेगावाट बिजली जो है उसका उत्पादन जो है वो ठप हो गया था, ठीक है ना। अब ये जो 1970 के दशक में भयंकर ये बाढ़ के बाद ये सारी त्रासदियाँ देखने को मिली, ठीक है ना। और इस त्रासदी से, और ये त्रासदी आई कहाँ से? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के इस त्रासदी की अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, तो इस त्रासदी के बाद ग्रामवासियों के मन में क्या हो गया था, ये इस बाढ़ ने क्या है, एक अमिट पीड़ा छोड़ दी थी, एक अमिट पीड़ा की छाप छोड़ दी थी, जिसको भर पाना काफ़ी मुश्किल था, ठीक है ना। और लोगों ने ये समझा कि अब समझ में आया लोगों के कि वन की आवश्यकता क्या है, वन किस लिए आवश्यक है ना। जब वन की आवश्यकता के बारे में समझ में आया, ठीक है ना, तो लोगों ने इसकी महत्ता को समझा। और दूसरा, चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो चिपको आंदोलन को ब्रिटिशकालीन वध अधिनियम के प्रावधानों से भी जोड़कर देखा गया है, जिसके तहत पहाड़ी समुदाय को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी वनों के सामुदायिक उपयोग से वंचित कर दिया गया था, ठीक है। अब ये चिपको आंदोलन इसलिए भी था क्योंकि अब जो वहाँ के वन निवासी थे, उनको जो भी अपने डेली यूज के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए था या जानवरों के लिए चारा चाहिए था, ठीक है। अब ये जो आपका जो आंदोलन है ये इसलिए भी और ज़्यादा स्फूर्त हो गया था क्योंकि हमने देखा कि जो ये आपका ब्रिटिशकालीन वध अधिनियम था, ये अधिनियम क्या कर रहा था, वहाँ के वनवासियों को जंगल के जो उत्पाद थे उनको प्रयोग करने से रोक रहा था। तो लोग जो थे उसके विरोध में आ गए थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के वन नियम कानूनों ने भी औपनिवेशिक परंपरा का ही निर्वाह किया और वनों के नज़दीक रहने वाले लोगों को वन संपदा के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार देने के कुछ उद्देश्य में कुछ पहाड़ी नौजवानों ने 1962 में चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर के दशवलीग्राम स्वराज का एक संघ बनाया, ठीक है। जब, ठीक है, ये क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो नियम बनाया था, भारत सरकार ने भी उसी नियमों को क्या किया, फॉलो किया और उस नियम के साथ चलने लगे। तो जो चमोली गांव के जो युवा थे उन्होंने क्या किया, एक संघ बनाया और उस संघ के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की गई। उस समय ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने संस्था के काष्ठ कला केंद्र को 1972-73 के लिए अंगू के पेड़ देने से इनकार कर दिया था। किसको? अंगू के पेड़। अब ये जो अंगू का पेड़ है वो किस काम में आता है उसके बारे में देखें। बस इतना जान जाइए कि जो खिलौने आपके बनते हैं, जो खेल के आपके सामान बनते हैं, उसमें अंगू का पेड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले ये पेड़ नज़दीक रहने वाले ग्रामीणों को मिला करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था, इस पर मनाही हो गई थी। गांव वाले इस हल्की लेकिन बेहद मजबूत लकड़ी से अपनी ज़रूरत मुताबिक खेती बाड़ी और औजार बनाते थे। जो अंगू की लकड़ी थी उसका प्रयोग जो है आप जानते हैं कि अब तो मान लीजिए कि घर घर जो है ट्रैक्टर हो गया है, लेकिन आपको याद है कि जब बैल से
खेती जब की जाती थी तो बैल के ऊपर आप देखते होंगे कि जहाँ हल लगाया जाता है वो दो बैल के कंधों पे क्या है, एक इस टाइप के शेप का, है ना, ठीक है, बैल के कंधे पे आप देखेंगे कि इस टाइप के शेप का लगाया जाता था, है ना, जिसमें बैल का कंधा फंसा दिया जाता था, दो बैल का, है ना। अब इसको क्या कहते हैं आपकी जगह पे वो आप ही जानते होंगे, आप ही बता सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है ना। जगह जगह पे अगर हम देखें तो इसके नाम में काफ़ी कुछ अंतर भी देखने को मिलता है ना। तो क्या किया जाता था, अब इसका प्रयोग किया जाता था, है ना। तो इसका जब प्रयोग किया जाता था तो अब क्या हुआ, अंगूर से इसका बनता था क्योंकि बहुत हल्की लकड़ी होती थी और बड़ी मजबूत होती थी। अब इस पर क्या हुआ कि इस पर बंद हो गया, ये मिलना जो है वो बंद हो गया। अब गांव वालों की इसकी ज़रूरत थी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ इसका नाम जो है वो जुआ लिखा गया है, ठीक है। तो पहाड़ के ठंडे मौसम, कठोर पथरीली जमीन के अंग के गुण सबसे खरे उतरते थे और इसके हल्केपन के कारण जो है ये बैलों के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है ना। ये लकड़ी के बारे में बात करें तो ये लकड़ी जो है वो ठंड के मौसम में भी ठंडी नहीं होती थी और गर्म होकर फटती बनी थी। जैसे कि और लकड़ियों के बारे में हम देखें तो क्या होता था कि गर्मियों में लकड़ियां जो है फटने लगती हैं, ठीक है। तो ये अंगू की लकड़ी इस प्रकार की लकड़ी है कि ठंडी के दिनों में ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी और गर्मियों के दिनों में गर्म होकर फटती भी नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात है हल्की भी रहती थी। अब उत्तराखंड की ज़मीनों को देखें तो कैसा उबड़ खाबड़ ज़मीन है। अब खेत की जुताई के लिए भी जो पथरीली टाइप की ज़मीन है या बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ जानवरों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता था। एक तो जानवरों को मेहनत करना पड़े और ऊपर से पता चला कि जो उनके गले में जो जुआ लगा हुआ है जो लकड़ी का बना वो भी भारी है, तो इससे और भी जानवरों को क्या परेशानी हो। तो इसलिए अंगू की लकड़ी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी हल्की थी, तो इसलिए इसका ज़्यादा डिमांड था। अब इस पर भी क्या थी, रोक थी, ठीक है। इसी बीच पता चला कि वन विभाग ने खेलकूद का सामान बनाने वाली इलाहाबाद की एक साइमेंट कंपनी को गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मंडल नाम के वन से अंगू के पेड़ काटने की इजाज़त देती है। अब जो उत्तराखंड के लोग हैं जिनको इस अंगू की लकड़ी की आवश्यकता थी, जो पास के क्षेत्र के थे जानवरों के ऊपर जुआ बनाने की, उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि क्या हुआ है कि नैनीताल, ठीक है ना, कि वन विभाग ने क्या किया कि एक साइमंड कंपनी है, ठीक है ना, जो इलाहाबाद की कंपनी थी और ये खेल के सामान बनाते थे, उनको क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, ठीक है ना, कि वो यहाँ से लकड़ी काट कर क्या कर सकें, इलाहाबाद ले जाकर खेल के जो भी सामान बनाने वो बनाएं। अब लोगों के अंदर जो गोपेश्वर के लोग थे उनके अंदर क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया कि भाई हम यहाँ के हैं, हमको मिल ही नहीं रहा और इलाहाबादी सब आएंगे और यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। मामला और भी बढ़ा। अंगू की लकड़ी से अगर हम बात करें तो टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों के सामान मैदानों कंपनियों में बनाया जाता था। इससे गांव के लोगों या दशौली ग्राम स्वराज संघ को कोई एतराज़ नहीं था। वो तो बस इतना चाह रहे थे कि भाई ठीक है आप इसको दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हमें भी तो परमिशन दीजिए कि हम भी इस अंगू की लकड़ी का प्रयोग जो है वो खेती में जो भी सामान यूज हो रहे हैं उसमें हम बनाएं, ठीक है ना। और इनकी एक और भी डिमांड थी, इन्होंने कहा कि जो वनवासी हैं उनको वन संपदा से किसी न किसी किस्म का रोजगार जरूर मिलना चाहिए ताकि वनों की सुरक्षा के प्रति उनका प्रेम जो है वो बना रहे, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो चिपको आंदोलन के बारे में हम जब बात करें तो देखिए ये पूरा कालक्रम है, ठीक है, किस प्रकार से लोगों के अंदर चिपको आंदोलन के प्रति जो है वो भावना बढ़ी, किस प्रकार से चिपको आंदोलन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब चिपको आंदोलन के मूल केंद्र के बारे में बात करें तो ये आपका भारत और तिब्बत का जो सीमा था, वहाँ आपका एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ, ठीक है। तो जोशीमठ, ठीक है ना, मूल केंद्र सानी गांव जिला चमोली था, जो भारत तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषि गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर बसा हुआ एक क्षेत्र था, ठीक है ना। अब वन विभाग ने क्या किया कि अंगू के 2441 पेड़ साइमंड कंपनी को ठेके पर दिए और इसकी खबर जैसे ही चंडी प्रसाद भट्ट को मिली तो चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में क्या हुआ कि लोग इसके विरोध पे उतर गए, ठीक है ना। तो चंडी प्रसाद भट्ट जो कि चिपको आंदोलन में इनका नाम काफ़ी फेमस है, 14 फरवरी 1974 को एक सभा की और लोगों को कहा कि अगर पेड़ गिराए गए तो क्या हो जाएगा, हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ जो है वो केवल हमारे जानवरों के लिए चारा या जलायन की नहीं बल्कि जड़ी बूटियों का भी काम करते हैं और यहाँ की मिट्टी को क्षरित होने से बचाते हैं, ठीक है। अब लोगों को जब इसकी महत्ता जो है वो समझ में आई तो लोगों ने कहा कि अरे अगर ये जंगल ऐसे ही कट जाएंगे, और अभी हमने 1970 के दशक में हमने जो देखा, क्या देखा कि
कुछ वर्षों पहले की जो अलकनंदा नदी के द्वारा जो आपका बाढ़ लाया था, फिर से वैसी त्रासदी हमें देखने को मिलेगी। और अगर हमें इस त्रासदी से बचना है तो अपने क्षेत्रों में हमें क्या करना होगा कि वन को बचाना होगा, पेड़ों को कटने से बचाना होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये सभा हुई कब, 14 फरवरी 1974 को, 15 मार्च को गांव वालों ने रेनी जंगल की कटाई के विरोध में क्या किया, एक रेनी एक गांव है उसमें एक जंगल था, उसके विरोध में क्या जुलूस निकाला। 15 के बाद 24 मार्च को विरोध में जो है जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा, ठीक है ना, तो जो सरकार है वो क्या करने लगी कि सरकार ने घोषणा की कि चमोली में सेना के लिए जिन लोगों के खेतों को अधिग्रहण किया गया था वे अपना मुआवजा ले जाएं। ठीक है ना, तो जो खेतों को अधिग्रहण किया गया था सेना के लिए, ठीक है, तो सरकार ने क्या कहा कि जिन जिन खेतों का अधिग्रहण किया गया है वो अपना पैसा ले जाएं, अपना मुआवजा ले जाएं। ये मुआवजा क्यों देने की बात की गई थी कि लोगों को ये लालच हो जाए कि सरकार के विरोध में अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है ये मुआवजा हमारा रुक जाए, तो लोग क्या करें, पैसे लेकर क्या हाँ कुछ देर के लिए शांत हो जाएँ। ठीक है, गाँव के पुरुष मुआवजा लेने कहाँ चले गए, चमोली चले गए। और दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर बुला दिया। अब इस चीज़ को समझिएगा, सरकार किस प्रकार गेम खेली। सरकार ने क्या किया, आंदोलनकारियों को कहा कि आइए हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आप गोपेश्वर आइए। ठीक है, और दूसरा क्या किया कि आपकी खेत जो है वो कहाँ है, सेना के उसमें आई है। ठीक है, हमने क्या अधिग्रहित किया, तो चलिए आप पैसे लेने कहाँ आ जाइए, चमोली आ गए। तो गाँव के पुरुष चाहे वो आंदोलनकारी हो तो वो गुप्तेश्वर पहुँच गए, और जो मुआवजा लेने चाहते वो चमोली चले गए। ठीक है, अब समझिएगा, गांव में पुरुष थे ही नहीं, गांव में क्या हो गई थी, केवल महिलाएं हो गई थी। और इसी चमोली के आंदोलन को कहा जाता है कि चमोली के आंदोलन में पुरुषों से ज़्यादा अगर किसी की भूमिका रही तो भूमिका किसकी रही, महिलाओं की भूमिका रही। और महिलाओं की भूमिका पे बात करें, अब पुरुष जो है वो चमोली और गुप्तेश्वर चले गए, गाँव में पुरुष थे ही नहीं। तो जो ठेकेदार थे जिनको ठेका दिया गया था यहाँ के अंगू वृक्ष को काटने के लिए और उसको साइमंड के पास भेजने के लिए आपका, ठीक है ना, कहाँ, इलाहाबाद। ठीक है, तो वो जंगल में घुस गए और उन्होंने जंगल को काटना शुरू कर दिया। अब जैसे ही जंगल को काटना शुरू किया, महिलाएं जो हैं वो क्या हो गई, आ गई, उन्होंने पेड़ों को क्या कर लिया, आलिंगन कर लिया। और 27 औरतों ने, जो कि श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है ना, अभी जो 27 महिलाएं हैं उस महिलाओं को आह्वानित किसने किया, उस महिलाओं को जो है वो उत्प्रेरित किसने किया, श्रीमती गौरा देवी ने। और इन्होंने सभी ने आकर क्या किया, पिक्चर में देख सकते हैं, ये चारों तरफ से आके पेड़ को चारों तरफ से इन्होंने क्या किया, घेर लिया और कहा कि पेड़ को हम कटने ही नहीं देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत में प्रथम पर्यावरण आंदोलन की जो है वो नींव रखी गई। उसके पहले 1730 की जो बात कर रहे थे वो बिश्नोई समाज का वो आंदोलन आपका आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन जो है वो एक निर्णायक भूमिका रख रही है पर्यावरण आंदोलन के रूप में। ठीक है ना, अब चिपको आंदोलन के बारे में हम बात करें तो चिपको आंदोलन एक तो था कि भैया हम पेड़ को काटने नहीं देंगे, लेकिन दूसरी चीज़ क्या थी, कुछ मांग थी किसानों की। उस मांगों के बारे में बात करें तो चिपको आंदोलन के बारे में हमने क्या बात किया कि शुरू में लोग क्या कह रहे थे कि हमें भी क्या किया जाए, यहाँ से कुछ ऐसे रोजगार दिया जाए जिससे कि हमारी भी अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक रहे, हमें कुछ आर्थिक लाभ हो यहाँ, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले थे। शुरुआत में अगर चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो चिपको आंदोलन शुरुआत में क्या था, पूरी तरह से अगर हम देखें तो आर्थिक था। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा कि चिपको आंदोलन जो है वो आर्थिक से ज़्यादा लोगों ने उसका क्या हुआ, भावनात्मक लाभ जो है लगाव होने लगा। ठीक है ना, तो शुरू में हम बात करें तो चिपको आंदोलन की प्रारंभ आर्थिक थी, जैसे वन और वनवासियों के शोषण करने वाले दोहन की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर, वन श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को निर्धारण कर, नया वन बंदोबस्त और स्थानीय छोटे उद्योगों के लिए रियायती कीमतों पर कच्चे माल की आपूर्ति। लेकिन धीरे धीरे जो है वो चिपको आंदोलन परंपरागत अल्पजीवी विनाशकारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ स्थायी अर्थव्यवस्था इकोलॉजी की सशक्त आंदोलन बन गया। अब आंदोलन क्या था कि आंदोलन ये था कि हिमालय के वन की मुख्य उपज राष्ट्र के लिए जल और कार्य मिट्टी बनाना है, उसे सुधारना, उसे टिकाए रखना। इसलिए इस समय खड़े हड़े पेड़ों की कटाई 10 से 25 वर्ष तो क्या कर दी जाए, स्थगित कर दी जानी चाहिए। ठीक है ना, अब सीधे इन लोगों को पता चल गया कि भैया अगर पेड़ काटा गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ विनाश आ सकता है, यहाँ आपदा आ सकती है, क्योंकि हिमालय के ये क्षेत्र है, यहाँ से हम नदियों को उद्गमित होने देखते हैं। और क्या हो सकता है, अभी कुछ दिन पहले हमने अलकनंदा पे विनाश को देखा ही, और अलकनंदा जैसी सैकड़ों छोटी बड़ी नदियाँ जो हैं वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है। अगर हमने इसको रोका नहीं तो एक हिमालय के पर्यावरण को भी विनाश होगा, दूसरा हम क्या देखेंगे, यहाँ भूस्खलन देखेंगे, तीसरा हम क्या देखेंगे कि इस प्रकार की जो आपदा हैं वो हमें
समाप्त कर देगी, हमारी पीढ़ी को समाप्त कर देगी। इसलिए इन्होंने कहा कि अब तब तक आप पेड़ों की कटाई को रोक ही रखिए जब तक यहाँ फिर से वन नहीं हो जाते हैं, और इसके लिए 10 से 25 वर्षों का समय लेना चाहिए कि 10 से 25 वर्षों तक इस क्षेत्र में कोई भी पेड़ नहीं काटे जाए, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें तो जब तक राष्ट्रीय वन नीति की घोषित उद्देश्यों के अनुसार हिमालय में कम से कम 60% क्षेत्र पेड़ों से ना ढक जाए तब तक वनों की कटाई नहीं होगी। मृदा और जल संरक्षण करने वाले इस प्रकार के पेड़ों का युद्ध स्तर पर रोपण किया जाना चाहिए, जिनसे लोग भोजन, व्यस्त आदि अनिवार्य आवश्यकता की स्वावलंबी हो सके, ठीक है। अब एक चीज़ क्या करना है कि जब तक 60% ना हो जाए तब तक आप पेड़ को नहीं काटेंगे, और दूसरा क्या करना है, नए वृक्षों को लगाना है, और उसमें लोगों को क्या करना है कि रोजगार भी देना है कि लोग क्या करें कि रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी हो सकें, ठीक है ना। इसके अलावा इन जागृत पर्वतवासियों के गहरे दर्द ने पदयात्रियों, वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों के दिलो दिमाग पर असर किया। 9 मई 1974 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चिपको आंदोलन की मांगों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान श्री वीरेंद्र कुमार इसके अध्यक्ष थे, और गहरी छानबीन के बाद समिति ने पाया कि गाँव वाले को चिपको आंदोलनकारियों की मांगों की बातें मान जानी चाहिए। मतलब सरकार को, मतलब जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि चिपको आंदोलनकारियों की जो मांग है वो मांग वाजिब है, और सरकार को इस मांग को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भी मांग कर रहे हैं इस मांग में क्या है, सत्यता है, ठीक है। बातों को समझ रहे हैं आप लोग। 1976 अक्टूबर में उसने सिफारिश भी की कि 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्यावसायिक वन कटाई पर 10 वर्ष के लिए रोक लगा दी जाए, और साथ ही समिति ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों में वनारोपण का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सुझाव को स्वीकार कर लिया, और इस रोक को लागू होने के बाद 13,371 हेक्टेयर की वन कटाई योजना जो है वो वापस ले ली गई, और यही चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी विजय थी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। चिपको आंदोलन का अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि पूरा आंदोलन जो है वो क्या है, महिला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश कार्यकर्ताओं के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या थी, महिलाएं थी या नारीवादी कार्यकर्ताएं थी, ठीक है ना। और 26 मार्च 1974 को जब ठेकेदार रीरी गांव में पेड़ काटने गए तो उस समय पुरुष घर में नहीं थे, और गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुल्हाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को यह कहकर जंगल से भगा दिया कि जंगल हमारा मायका है, और हर लड़की का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी मायका की रक्षा करे, ठीक है ना। तो हम अपने मायकों में किसी भी प्रकार का विनाश नहीं करने देंगे। जंगल हमारा मायका है, और वन हमारा, और जो पेड़ हैं वो हमारी माँ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये आपका आंदोलन था, चिपको आंदोलन, जिसके बारे में हमने जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा।